मुद्दे उठा रहा है, उन तमाम मसलों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज़ के इस मंच कार्यक्रम में। ट्राई सिटी में इस वक्त हम हैं, तीनों राज्यों की अलग अलग विचारधाराएं इस मंच में, इस सभागार में हमारे बीच में है। चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो या हिमाचल की हो, तीनों राज्यों की संस्कृति, तीनों राज्यों का साहित्य, तीनों राज्यों की राजनीतिक विचारधाराएं, ये एक अद्भुत संगम आज इस मंच पर है। और हम अपने अगले सेशन की ओर बिना किसी देरी के अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा गुफ्तगू का वक्त लग रहा है। पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा और इनेलो महासचिव अभय चौटाला आपस में बातचीत करते हुए, और अब विपक्ष किस तरह से सोचता है, विपक्ष के क्या मुद्दे हैं, सीनियर डेप्यूटी एडिटर अतुल प्रताप सिंह इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। विपक्ष के सवाल क्या हैं, अपने आप में बहुत रोचक सेशन होगा और जोरदार तालियां इस सत्र के आगाज के लिए एक बार हो जाए। ओवर टू यू अतुल। शुक्रिया सोनल, बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। अभय चौटाला जी आपका बहुत धन्यवाद। आपका चौटाला साहब, विपक्ष के नेता के तौर पर आपकी आवाज सबसे मुखर तौर पर हम हमेशा से सुनते रहे हैं। आज इस मंच पर जो आपके जहन का सबसे बड़ा मुद्दा है हरियाणा के लिए, वो आप खुद बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आज आपके एक नए अखबार का लॉन्च है, इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर आप शुरू कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। भाई जोरदार ताली जी। अब जब राजनीति से जोड़कर हम सवाल को उठाते हैं तो आप हर सवाल का बहुत बेबाकी से जवाब देते हैं। किसी सवाल से आप ना बचते हैं और कहते हैं कि ना इस पर चर्चा करो ना करो। हरियाणा की राजनीति में इस वक्त क्या देख रहे हैं? एक चीज तो तय है कि जब 2024 में विधानसभा का चुनाव होगा जी, आज की मौजूदा जो सरकार है ये सत्ता से बाहर हो जाएगी। ये सरकार लोगों के लिए नहीं है, ये तो लूट और झूठ की सरकार है। इन्होंने 4 वर्ष के अंदर इस प्रदेश को बर्बाद किया है। आज हर व्यक्ति इसको बदलना चाहता है, चाहे वो किसी भी वर्ग से है। पूरे प्रदेश में लगातार जब से ये नई सरकार बढ़ी, जिस सरकार को लोगों ने इग्नोर कर दिया था, जिसको सत्ता से बाहर कर दिया था, जो 75 पार का नारा देकर के आए थे, वो 40 पे रुके थे। और 10 ऐसे लोगों की सीटें आ गई जो इनको बारी बारी ये कह रहे थे कि हम इनको जमुना पार करेंगे। उन्होंने, वो केवल स्वार्थी लोग थे और वो फिर कैसे इस लूट में शामिल हो, कैसे प्रदेश को लूटा जाए, इसलिए उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया और सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद जिन इश्यूज के ऊपर वो लोगों के बीच में वोट मांगने गए, चाहे वो बीजेपी थी, चाहे कोई जजपा थी, उन्होंने उन सब चीज़ों को भुलाने का काम किया और केवल कैसे प्रदेश से सरकारी खजाने को लूटा जाए, कैसे लोगों को परेशान किया जाए, उसके लिए नए इन्होंने योजनाएं बनाई और प्रदेश को आज पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में इस वक्त बात की चर्चा है कि देश के अंदर सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई है तो सरकार का नाम है हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार है। तो ये हर व्यक्ति चर्चा करता है। आप कहीं जाओ, स्कूल में जाओ, आप हॉस्पिटल में जाओ, आप बाजार में जाओ, बस अड्डे पे जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाओ, कहीं 4 आदमी आपस में बैठे पॉलिटिकल बात अगर कर रहे हैं, उनसे पूछो, हर व्यक्ति यही कहता है कि सरकार ने प्रदेश को लूट लिया। तो ये तय है या 100% तय है? नहीं, तय नहीं, 100% तय है। ये जिस दिन चुनाव होगा, जिस दिन डिक्लेयर होगा चुनाव, ये लोग उसी वक्त सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो सत्ता में फिर कौन आएगा? इनकी कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। फिर सत्ता में कौन आएगा? क्योंकि कांग्रेस का आपसे ज्यादा बड़ा दावा है। ये तो कुलदीप शर्मा जी बैठे ज्यादा मेरे से अच्छा बता सकते हैं क्योंकि इनको पता है कांग्रेस में आजकल क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? आपको पता नहीं है क्या हो रहा है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप सारा दिन राजनीतिक लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, आपको भी पता है क्या हो रहा है। लेकिन यही हालात रहे जी तो फिर मान के चलो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रयास तो ये है
कि मेरी भी 40 से कम सीट है। ऐसा क्यों? ये शर्मा जी मेरे से ज़्यादा बढ़िया बताएंगे। वो उसको पता है कि अगर कांग्रेस की सीट ज़्यादा आ गई तो जैसे भजन लाल को बाईपास करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने थे, वैसे हुड्डा को बाईपास करके भी कोई बन सकता है। कांग्रेस आपस में बहुत ज़्यादा विवादित है, आज 2-3 गुटों में बटी हुई है। आज तक जिस पार्टी का संगठन नहीं खड़ा हुआ, जो संगठन नहीं बना सके, आप उनसे ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो प्रदेश के अंदर कोई एक अच्छी सरकार दे सकते हैं। मैंने पद यात्रा करी अभी और अब फिर से शुरू कर रहा हूँ। जो रिस्पॉन्स लोगों ने मुझे दिया, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सरकार बनाएगी, कोई नहीं रोकेगा। और उसमें अगर मैं इस बात को सवाल के तौर पर रखूं कि क्या वहां पर आप एक विकल्प देख रहे हैं कांग्रेस के साथ, क्योंकि वहां अगर आप कहते हैं कि वो 40 से कम सीटों की बात कर रहे हैं या चाहते हैं इतने पर है, तो क्या वहां कोई समर्थन आप लोगों का है क्या? वो उनकी सोच है। सीट तो 40 भी नहीं आएगी, सीट 40 अच्छा। आने के बाद तो सरकार बन जाती है। सीट नहीं आएगी, सीट इसलिए नहीं आएगी कि इनका आपस में इतना बड़ा विवाद है, आपस में इतना बड़ा झगड़ा है। एक दूसरे को हराने के लिए, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस स्वयं एक दूसरे को हराने का काम करेगी। जजपा को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि जिस पार्टी का जन्म हुआ वो पहली बार में सत्ता में चली गई। राजस्थान में उन्होंने इस बार भरपूर प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। जजपा को लेकर आप निशाना भी साधते हैं और ये भी कहते हैं कि धोखा हो गया था, लेकिन अब क्या वाकई वैसी कोई परिस्थिति हरियाणा में नहीं है? क्योंकि दुष्यंत जी अभी आए थे और उन्होंने दावा किया कि हम अभी भी साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे, हमारी पार्टी अलग हो सकती है, हमारी सरकार मजबूत चल रही है और हम अच्छा कर रहे हैं। जजपा का नाम पूरा पता है, फुल फॉर्म जानते हो? जी। जमाना जपत पार्टी। अभी राजस्थान में चुनाव लड़ करके आए हैं, नोटों से भी 5 टाइम कम वोट हैं। जिस पार्टी की हालत इस किस्म की हो जाए, हरियाणा के अंदर जो 10 सीट उनको मिली, एक गाना आपने सुना होगा, एक 2 जासूस नाम की फिल्म होती थी जी, उसके अंदर एक गाना था, 2 बेचारे बिना सारे फिरते हैं मारे मारे, बिन ताले की चाबी लेकर घूमते हैं सारे। तो जिनके ताले की चाबी खूगी, राजस्थान के लोगों ने आईना दिखा दिया। हरियाणा में आम चर्चा है इस बात की, ये ऑडियंस आपका बैठा है, आप इनसे पूछ सकते हो, जान सकते हो। हर आदमी आज ये कहता है कि इन्होंने सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ गद्दारी करी। हमारी सरकार बन रही थी, ये भाजपा के हाथों में खेले, भाजपा से पैसा लिया और इन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया। चौटाला साहब की पीठ में छुरा घोंपा, चौटाला साहब के गद्दार हुए। उसके बाद लोगों के साथ विश्वासघात किया। कहा ये था कि हम हर हालत में भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे, और ये भाजपा की गोद में जाकर के बैठ के केवल प्रदेश को लूटने के लिए। फिर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया। अब प्रदेश छोड़ करके राजस्थान चले गए। आम आदमी ये कहता है कि हरियाणा लूट ले गए, राजस्थान लूटने गए थे, और वहाँ के लोग समझदार थे, मतदाता समझदार था, उन्होंने इनको आईना दिखा दिया जी। और बाकी मेरी ख्याल मेरे से ज्यादा आपको भी इस बात की जानकारी चलिए, है। ये तो मैं बार बार कहता हूं कि हम जनता पर ही छोड़ते हैं। जब चुनाव आएगा तो सभी आप पार्टियां जनता पे दावा क्यों करते छोड़ते हैं हो? कि जनता आप- ही तय करेगी। आप सारा दिन लोगों से बात करते हो, मिलते हो, आपको जानकारी नहीं है? नहीं, बहुत सारी जानकारी होती आप है, वो बताते क्यों नहीं? आप लोगों से मैं जानना चाहता नहीं नहीं, हूं। आप बताते क्यों नहीं? आपका तो जानकारी फर्ज भी है। मेरे पास तो इनेलो को लेकर भी है कि उनका संगठन तो बहुत बता दो। मजबूत नहीं था, लेकिन अब हुआ है, नहीं हुआ बता है, वो दो आप ना। बताएंगे पदयात्रा से, अब हो गया ना संवाद से। संगठन मजबूत? ये आप बताएंगे। नहीं, अब हो गया कि नहीं हो गया? आप मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो आपकी पार्टी का विषय है। आपको पता है कि हमारा संगठन मजबूत है। जजपा से मजबूत है। जजपा से नहीं, हरियाणा प्रदेश में सब पार्टियों से मजबूत संगठन है। हमारे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है पार्टी में जो इनडिसिप्लिन करता हो। हमारी पार्टी के अंदर सबकी एक राय होती है। जिस किसी ने भी पार्टी में कभी भी इनडिसिप्लिन किया, आज नहीं, पुराना इतिहास उठा करके देखें। चौधरी देवीलाल जब
इस पार्टी को चलाने का काम करते थे। जी। चाहे चौधरी रणजीत सिंह थे, कृपाराम पूनिया था, वीरेंद्र सिंह था, कोई भी था, कितना भी बड़ा नेता था, चाहे प्रोफेसर संपत सिंह थे, जिस किसी ने भी इनडिसिप्लिन किया हमने उसको बार का रास्ता दिखाया। हमारी अपनी पार्टी में हमारे अपने ही अजय सिंह ने, दुष्यंत ने, इन्होंने इनडिसिप्लिन किया, हमने इनको बार का रास्ता दिखाया। हमने लोगों का विश्वास इसलिए हमेशा जीता है कि हम केवल और केवल लोगों के बारे में सोचते हैं, ना कि कैसे सत्ता में आया जाए इसके बारे में सोचा जाए। 24 में चुनाव है, आम चुनाव भी है और फिर उसके बाद हरियाणा का भी चुनाव है। आपको लगता है कि जो एक गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की कोशिश की गई थी, इंडी गठबंधन, और उसमें मैंने देखा कि आप लोगों की तरफ से कई बार, और ये आम चर्चा होती थी कि आप लोगों ने प्रयास किया लेकिन कोई जगह नहीं मिल पाई, उस इंडी गठबंधन का भी हाल, अब जो हाल फिलहाल में नतीजे आए हैं वो हम देख रहे हैं। हरियाणा के लिहाज से उसको आप कैसे देखते हैं कि यहां पर क्या रोड मैप बनेगा? पार्टियां जो पहले प्रमुख थी वो 3 थी, उसके बाद एक जजपा पार्टी आई और आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में बहुत मेहनत कर रही है, तो इसमें कोई दूसरा कॉम्बिनेशन आपको बनता दिख रहा है? ये प्रचार भी आपका है कि हमने बहुत दफा कोशिश करी कि हम इंडिया गठबंधन का पार्ट बने। ये आप एक गलत लोगों को मैसेज देने का काम करते हो। जी। आपको ध्यान होगा कैथल की जब रैली हुई थी, इससे पहले हमारी फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस मनाया जी जी। और चौटाला साहब का जो भाषण था, जो स्पीच थी, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कही थी कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को छोड़ करके एक तीसरा मोर्चा बनाया। तीसरा मोर्चा, तीसरे मोर्चे की बात हुई थी। नीतीश कुमार ने रिक्वेस्ट करी चौटाला साहब से कि तीसरा मोर्चा में कांग्रेस को भी शामिल किया जाए, हम कांग्रेस से बात करेंगे। जी। चौटाला साहब ने फिर ये कहा कि अगर आप भाजपा को सत्ता बार करने के लिए कांग्रेस से बात करना चाहते हो करो, लेकिन मेरी इच्छा है कि थर्ड फ्रंट बने, तीसरा मोर्चा बने, दोनों गैर भाजपा और गैर कांग्रेस। हमारी पहले दिन से ये सोच रही है कि कांग्रेस पार्टी भी जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर लोगों को परेशान करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, एक वक्त था कांग्रेस ने भी ये सारे काम किए थे। हमने बहुत नज़दीक से, बहुत करीब से देखे, जो भाजपा कहीं नहीं थी, तब इस किस्म के हालात रहे थे। इसलिए चौटाला साहब की हमेशा से ये सोच रही है। आज भी हमने एक दफ़ा भी इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता से इस बारे में चर्चा नहीं करी। आप किसी एक से ये कहलवा दें कि हमने किसी को अप्रोच किया है। आपको ध्यान होगा यहाँ केसी त्यागी आए थे, आप सारे बिल्कुल बिल्कुल, आप आपके अलग अलग अखबारों के, आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल के सारे लोग मौजूद थे जी। वहाँ भी मैंने खुल करके ये बात कहा। केसी त्यागी बारी बारी ये बात कह रहे थे कि बिना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बिना हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडिया का कोई महत्व नहीं है। और आप लोगों ने जब मेरे से ये सवाल पूछा था, तब मैंने ये कहा था कि केवल और केवल चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस है, यहाँ कोई इंडिया की बात नहीं है। हम अपनी तरफ से, हमारे जो सहयोगी रहे हैं, हम उन नेताओं को इनवाइट करेंगे। कौन कौन आएगा, एक मंच दे रहे थे आप। हाँ, कौन कौन आएगा वो उनका फैसला है। और उसके अंदर बहुत सारे लीडर आए भी थे और बहुत सारे आए, उन सब ने ये कहा था। लेकिन हमने उस वक्त भी ये बात कही थी कि बनाओगे तो थर्ड फ्रंट अगर बनेगा तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, आप कांग्रेस पे विश्वास नहीं कर सकते। अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ने का काम करती तो फिर आज इन 3 राज्यों के अंदर कांग्रेस की हालत ये नहीं होती। हर हालत में अगर कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव में जाती तो भाजपा तीनों प्रदेश से सत्ता से बाहर थी। उदाहरण बताता हूँ आपको जी। मध्य प्रदेश के अंदर यादव बहुल जो है 20 सीटें हैं और वहाँ अखिलेश ने 6 सीटें मांगी कांग्रेस से और इनका पहले फैसला हो चुका था, लेकिन एंड टाइम के ऊपर उसे दी नहीं गई। 20 की 20 सीट जो है बीजेपी जीत गई। ये सीधा सीधा। इसी तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी क्षेत्र जो है, वहाँ के एक आदिवासी नेता थे जो कांग्रेस का इंतजार कर रहे थे कि आप मेरे साथ बैठ कर के बातचीत करो, वो सिर्फ 3 सीट मांग रहा था, उसको 3 सीट नहीं देने का खामियाजा वहाँ भी भुगतना पड़ा। तो कांग्रेस तो एक अंकार में आ गई थी। कांग्रेस को कर्नाटका के बाद ये लगने लग गया था कि अब तुम्हें सत्ता की तरफ बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इस अंकार की वजह से कांग्रेस का इतना बड़ा नुकसान इन तीनों प्रदेशों में हुआ है। जो परिणाम आए उससे आपको नहीं लगता है कि हाँ, एक नया माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी करेगी जिसका नुकसान शायद हो सकता है? हुड्डा का एक बयान पढ़ा मैंने आज, कहता है कि 10 लाख वोट ज्यादा मिले
पिछला जो चुनाव था पंजाब के अंदर, इससे पीछे वाला जो विधानसभा का, जिसमें कांग्रेस सत्ता में आई थी, उसमें प्रकाश सिंह बादल की पार्टी का परसेंटेज ऑफ वोट भी ज़्यादा था और उसके बाद भी सत्ता से बाहर हो गए। वोट ज़्यादा आना कोई सत्ता में नहीं आ पा सकते। वोट कहाँ किस ढंग से लोगों ने देना है। एक सीट के ऊपर 1 लाख वोट से जिता दिया, एक पे आपको 1000 वोट से हरा दिया, क्या करोगे आप? इससे वोट बढ़ने से कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। कुछ पॉकेट्स होते हैं जिसमें किसी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलता है, लेकिन आम जनता जो है, प्रदेश भर के लोग, देश भर के लोग क्या सोचते हैं, आप किन नीतियों को लेकर जा रहे हो, आप पे कैसे विश्वास करेंगे, तब जाकर के बात बनती है। चौटाला साहब, आप जब चुनाव में जाएंगे तो प्रमुख वो कौन से मुद्दे होंगे हरियाणा के लिहाज से जो आप चाहते हैं कि वो डिस्कस में भी आए और वो वाकई जमीन पर एक मूवमेंट के तौर पर रहेंगे, माहौल बनाने का काम करेंगे? वो प्रमुख मुद्दे हमारी 10 मुख्य घोषणाएं रहेंगी और वो हमने इसमें कैथल की रैली के अंदर चौटाला साहब ने 10 की 10 बातें कही भी है लोगों के बीच में। जी, प्रमुखता हमारी रहेगी बेरोजगारी खत्म करना। आज 75% की बात की जा रही थी, उनको तो हाई कोर्ट ने आईना दिखा दिया। आज हरियाणा सबसे पिछड़ा हुआ है बेरोजगारी के अंदर। हमारा एक फैसला है, हमारे पहले भी राज्य के अंदर बहुत सारे बच्चों को रोजगार मिला था। कोई गांव, शहर, कस्बा ऐसा नहीं हरियाणा का जिसमें हमारे समय में 10-10, 5-5, 20-20 बच्चों को रोजगार ना मिला। ये जो बिना पर्ची, बिना खर्ची की बात करते हैं, ये केवल ढकोसला है जी, ये लुटेरे हैं, ये पिछले दरवाजे से पैसे लेते हैं लोगों से। ये कौशल रोजगार बना रखा है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा चलता है, सबसे ज़्यादा सिफारिश चलती है। 1 साल पहले आपने इसका एग्ज़ाम दिया, जो बच्चे अब क्वालिफाई करने वाले हैं उनको रोजगार कैसे मिलेगा जी, क्या तरीका है उसमें रोजगार लेने का? हमारा ये फैसला है कि हम हर पढ़े लिखे बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराएंगे। जो रोजगार से वंचित रह जाएगा, नौकरी से वंचित रह जाएगा, हम उसको मायूस नहीं होने देंगे। उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे ताकि वो बच्चा सम्मानजनक आगे बढ़े। उदाहरण है, चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री से 2000 से 2005 के बीच में हमने 11,000 रुपया उस वक़्त बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया था जी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, उसने बंद किया और भाजपा ने भी उसकी अनदेखी करने का काम किया। हम दोबारा से इसको सम्मान भत्ते को लागू करेंगे। 21,000 रुपया जब तक बच्चे को रोजगार और नौकरी नहीं मिल जाएगी तब तक उसको देने का काम करेंगे। उसके साथ साथ एक जो गैस का सिलेंडर है, कोई कहता है 500 रुपये का दे देंगे, कोई कहता है हम 400 रुपये का दे देंगे। गैस के सिलेंडर की एक्चुअल कीमत क्या है पता है आपको? बताइए। 256 रुपये। हमारा फैसला है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम हर घर में महीने की पहली तारीख को गैस का सिलेंडर हमारी सरकार बनने के बाद मुफ्त में भेजेंगे ताकि महिलाओं को गैस के सिलेंडर के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। 256 रुपये भी नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, 1 पैसा भी नहीं लेंगे। उसी तरह से कोई बिजली फ्री करने की बात करता है कि हम 300 यूनिट दे देंगे, कोई कहता है 200 यूनिट दे देंगे। आज ऐसी हालत है कि बिजली के बिल जो है आम हरियाणा के अंदर कहीं 3,000 है, कहीं 5,000 रुपये है, कहीं 10,000 रुपये है। रोज़ बिजली के छापे पड़ते हैं, रोज़ लोगों को परेशान किया जाता है। ऐसे मीटर ला करके लगा दिए जो धूप से चलने लग गए, केवल कमीशन खाने के चक्कर में। हमारा फैसला है किसी का भी 500 रुपये से ज़्यादा बिल नहीं आएगा। आखिरी कट होगा 500 रुपया, 500 से कम बिल हो सकता है, 500 से ऊपर कोई बिल नहीं होगा। तो मीटर रहेगा या मीटर को मीटर रहेगा, लेकिन मीटर ऐसा लगाएंगे कि 500 पे आकर के उसकी गरारी फंस जाएगी, आगे नहीं चलेगी, फिर रोक देंगे उसको। ये हमने किया है पहले। कुछ दिन पहले सुना था शायद मीटर उखाड़ देने की बात थी, अब आपने मीटर जो बाहर लगे है मुझे नहीं नया मीटर आएगा। सुनो ना, मीटर जो बाहर लगे हुए हैं, जो मीटर धूप से चलते हैं, मुझे यहाँ तक भी बताया, मजाक नहीं है, लोग इस चीज़ को मजाक में भी लेते होंगे। मुझे कुछ गांव के बुजुर्गों ने ये भी कहा कि ऐसे मीटर है कि होके की करड़ी घूट जाके मीटर के साथ मारे तो भी चल पड़ता है। ये हालत है प्रदेश की आज। हम उन मीटरों को उखाड़ करके फेंकेंगे नहीं,
मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवा देंगे कि आप इन मीटरों से बैठे खेलते रहो। ये पोर्टल को लेकर क्या है? हैं? पोर्टल आजकल बड़ा चर्चा में है कि ऑनलाइन सिस्टम जो सरकार ले आई है, सरकार कहती है बहुत बेहतर है, शुरुआत में दिक्कत आ रही है लेकिन धीरे धीरे दुरुस्त कर रहा है। आप कहते हैं कि नहीं, दिक्कत ही दिक्कत है। जिस आदमी के परिवार नहीं हो ना, वो सारा दिन इस तरह की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाता है कि लोगों को सामने परेशानी कैसे खड़ी की जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी को कोई काम नहीं है, लैपटॉप साथ ही रखते हैं। पहले जोड़ा रखते थे जब तक सत्ता में नहीं थे, तब ये कहते थे हम तो जोड़ा लेकर के आए हैं। अब जोड़े की जगह लैपटॉप रखते हैं और सारा दिन बैठ करके इस तरह की योजनाएं बनाते हैं जिससे आम आदमी परेशान हो जाए। आज की डेट के अंदर ऐसी हालत है, इन्होंने शुरू किया मेरी फसल मेरा ब्यौरा जी। आज भी हरियाणा प्रदेश नहीं, देश के अंदर कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो अपनी ज़मीन का मालिक है। अगर हम 4 भाई हैं तो ज़मीन 4 भाइयों के नाम पे बटी हुई, चारों इकट्ठे हैं। अगर चारों अलग भी हैं तो भी ज़मीनों का आज तक बंटवारा नहीं, उसका कोई ना कोई विवाद रह जाता है। फिर उसमें जिसके नाम गिरदावरी है वो अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रिकॉर्ड में चढ़ा देता है। वो फर्जी भी बहुत काम हो रहे हैं आजकल, यूपी से चढ़ा देते हैं लोग, बिहार से चढ़ा देते हैं लोग। किसान को पता ही नहीं होता उसकी ज़मीन का, उसकी फसल का, और फसल कोई दूसरा आदमी आकर के बेच जाता है। एक्चुअल में किसान जब अपनी फसल लेकर के मंडी में जाता है तो उससे पूछते हैं कि भाई तेरा तो रिकॉर्ड में नाम ही नहीं है, इसको कैसे सरकार खरीदेगी, क्यों खरीदेगी। कितनी बड़ी परेशानी है लोगों के सामने। आज की तारीख के अंदर जो परिवार पहचान पत्र है उससे भी एक बड़ी दिक्कत आई है। जो परिवार पहचान पत्र बना दिया जिसमें शर्तें लगा दी 1,80,000 की कि 1,80,000 से ज़्यादा अगर किसी की इनकम होगी हम उसको पेंशन नहीं देंगे। ये कह दिया कि जिसके घर में 2 पहिया वाहन होगा हम उसको पेंशन नहीं देंगे। मेरे पास मेरी पार्टी के कार्यकर्ता ने इस बात को लेकर के शिकायत करी कि मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, गरीब था बिल्कुल जी जी, और वो कहता है कि पेंशन मिलती थी पहले, अब उनकी पेंशन काट दी। मैंने पूछा पेंशन काटी क्यों गई, क्या कारण था? बोला मेरे घर में मेरा पड़ोसी मोटरसाइकिल खड़ा कर गया, और ये जो उस दिनों में कोई इस चीज़ की जानकारी हासिल कर रहे थे कि किस किस घर में मोटरसाइकिल है, किस घर में स्कूटर है, किस घर की कितनी इनकम है। ये था तो एक फर्जी एजेंसी बनाई थी, उसने अपनी तरफ से दिया था। किसी ने शिकायत कर दी किसके मोटरसाइकिल है, उसके माँ बाप की पेंशन काट दी। सरकार ने पता नहीं किया। आजकल मुख्यमंत्री जन स्वास्थ्य कार्यक्रम करता है, उसमें कोई भी 10 आदमी खड़े होकर के जाकर के कहते हैं मुख्यमंत्री जी हमारी पेंशन कट गई, आदेश देता है पेंशन बढ़ा दो। क्या इंक्वायरी कराता है? केवल ये आदेश इसलिए देता है मुख्यमंत्री कि वो अखबार की सुर्खियां बने कि मुख्यमंत्री आए, उन्होंने 10 लोगों की पेंशन बढ़ाने का काम किया। या तो उनकी भी इंक्वायरी कराए कि इनकी पेंशन कटी क्यों, कटी तो फिर उनके कटे हुए समय की पेंशन का पैसा उनको दे, उसका ब्याज भी दे साथ में। लेकिन अखबार की सुर्खियां बढ़ने के लिए रोज इस तरह की नई नई चीज़ें बनाते हैं, और फिर खुद ही जब जाते हैं तो उनको अपने बनाए हुए कानून को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है चौटाला साहब, एक आखिरी सवाल, ही समय की पाबंदी है। जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है तो मैं जानना चाहूंगा कि चौटाला साहब खुद क्या सोचते हैं कि वो अपनी पार्टी के संगठन से चुनकर किसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं या कुछ और भी ख्वाहिशें हैं? हम केवल और केवल अपनी पार्टी के संगठन के लोगों को लेकर के आगे बढ़ेंगे जी। हम किसी के मुंह की तरफ नहीं देखेंगे जी। हम अपने बलबूते पे अपनी ताकत से सरकार बनाएंगे और सरकार हर हालत में बनेगी, कोई नहीं रोकेगा। चलिए, बहुत शुभकामना आपको। अगर आपकी पार्टी को जनता चुनती है, आशीर्वाद देती है, तो फिर जनता का वो तय फैसला होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आगे भी कैपिटल डायलॉग जारी रहेगा।